नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, तेजस्वी का एक बयान और नीतीश कुमार फंस गए। आखिर क्या है वो बयान और कैसे फंसे नीतीश कुमार, आज इसी पर चर्चा होगी राकेश जी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। राकेश जी, क्या ऐसा बयान था कि नीतीश कुमार जी उसमें फंस गए और उसकी जोरदार चर्चा हो रही है? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि बिहार की राजनीति में अभी हलचल तेज है जी। और ऐसा कहा जा रहा है कि सह और मात का खेल दोनों तरफ से जारी है। देखिए, नीतीश कुमार आज आने वाले थे, लेकिन कल रात ही वो बिहार लौट आए। बिहार नीतीश कुमार ही नहीं आए हैं, बिहार के राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान है वो भी कल पटना पहुंच गए और कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन इन चर्चाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा एक ये है कि नीतीश कुमार फंस गए। नीतीश कुमार किस बात पर फंसे और क्यों फंसे, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो ऐसा माना जा रहा था कि वो गए हैं वहां अपनी संभावनाएं देखने, 2025 की सबसे बड़े डील करने गए हैं। लेकिन 2025 की सबसे बड़ी डील जो है वो कहीं ना कहीं से फंस गई। पहला डील जिसको लेकर कहा जा रहा था कि कांग्रेस के साथ उनको डील करना है, तेजस्वी यादव आरजेडी उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब ऐसा खबर है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस ने वो भाव नहीं दिया, आरजेडी के तरफ से भी वो भाव अब नहीं मिल रहा है। और नीतीश कुमार दूसरा जो एनडीए के साथ गए थे कि ताकि सीट शेयरिंग का वो मामला बात करके पूरा कर सके, तो तेजस्वी यादव के एक बयान ने उनको इस कदर फंसा दिया कि अब वो पूरी तरह से बार्गेन नहीं कर पाएंगे। जो नीतीश कुमार की चुप्पी है वो किस कदर हावी रहती है बिहार की राजनीति पर आप जानते हैं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अब कहा है कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना, इसका मतलब है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। जी। मुख्यमंत्री का चेहरा अब सिर्फ उनके चेहरे पे है, मुख्यमंत्री वो नहीं है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के भरोसे सरकार चल रही है। अब जैसे ही ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया सीतामढ़ी में, उस बयान के बाद अब नीतीश कुमार इस कदर नहीं रहे कि वो पूरी तरह से एनडीए में चढ़ के वो डील कर सके। तेवर ठंडा हो गया। तेवर उनका ठंडा है क्योंकि एक दरवाजा जो खुला था और जिस दरवाजे को दिखा दिखा कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ डील कर सकते थे बड़े अच्छे तेवर में, वो अब थोड़ा सा कमजोर होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार का डील ही नहीं होगा। नीतीश कुमार वैसे भी बिहार की राजनीति में मजबूत है अभी के दौर में, लेकिन जो तेवर होता उस तेवर को तेजस्वी यादव ने जानबूझकर ठंडा किया। तेजस्वी यादव ये देख लिए कि अब चाचा इधर आने वाले नहीं है। चाचा का जो समीकरण है वो एनडीए में ही रहेगा, चाहे उसका कारण जो हो, मजबूरी जो हो नीतीश कुमार के, उनके अपने लोग ही नहीं चाहते होंगे कि वो आरजेडी के तरफ जाए, जो भी बातें हो। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये समझ लिया कि इस बार केवल दाव पर दाव चले जा रहे हैं, आना जाना कुछ नहीं है। और जैसे ही तेजस्वी ने ये समझा कि नीतीश कुमार के तेवर को कम करने के लिए ये अपना बयान दे दिया। और इस बयान की वानगी देखिए कि अब तेजस्वी यादव जिस बात को समझ के ये बयान दिए हैं वो पूरी तरह से फिट हो जाएगा। बीजेपी अब उस तरह से नीतीश कुमार को तो तरजीह देगी ही, लेकिन वो जो एक चढ़ के था
जिसमें कह रही थी जेडीयू कि हम ही को सबसे ज्यादा 140 तक सीटें चाहिए, तो वो बातें नहीं है। अब देखिए 2020 का जरा फॉर्मूला समझ लीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव दिल्ली में गए थे कि सीट शेयरिंग का मामला भी फिट हो, क्योंकि वो जानते हैं कि 2025 में यदि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी और उनके इतने सीट नहीं हुए कि वो कंफर्ट मुद्रा में चला ले, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। बीजेपी ने अपना मन बना लिया है कि एन प्रकरण किसी तरह से बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब बीजेपी का ही कोई न कोई बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ये दाव चलने वाले थे कि कम से कम 140 सीटों पर हमारा उम्मीदवार लड़ेगा। लेकिन यदि 2020 का फॉर्मूला देखते हैं, अब मुझे लगता है कि 2020 का फॉर्मूला ही काम करेगा। तो पहले 2020 के फॉर्मूले पर जरा चर्चा कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि किस तरह का फॉर्मूला सीट शेयरिंग का बातें हो सकती है। देखिए 2020 में बीजेपी 121 सीटों पर और जनता दल यूनाइटेड 122 सीटों पर चुनाव मैंने मिला था दोनों को। 121 में से ये 11 सीटें बीजेपी अपने कोटे का वीआईपी के को दे दिया, वीआईपी के उम्मीदवार लड़े थे, तो 110 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। 122 में से 7 सीटें जो हैं वो जीतन राम मांझी को जनता दल यूनाइटेड ने दिया था। तो कुल मिलाकर 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी और 7 सीटों पर मांझी चुनाव लड़े थे। तो तब उस समय में बीजेपी, जीतन राम मांझी और वीआईपी ही एनडीए गठबंधन में थे। अब गठबंधन में साथियों की संख्या बढ़ गई है। चिराग पासवान भी अब भाजपा है, जनता दल यूनाइटेड है, मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी है, और इसके साथ साथ मुकेश सहनी को भी एनडीए में लाने की बातें हो रही हैं ताकि जो अति पिछड़ों का वोट है वो नहीं बटे। क्योंकि नीतीश कुमार ने ये टारगेट ले लिया है कि इस बार 2010 के चुनाव से भी ज्यादा सीट लानी है जीतकर। तो 2010 में जो परिणाम आए थे यदि उसको दोहराना है तो अति पिछड़ों के वोट में जरा सा भी सेंधमारी नहीं होनी चाहिए, सब एक मुश्त पड़ेगा, तभी 2010 का परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे, उससे ज्यादा सीटों पर जीत पाएंगे। क्योंकि 243 में से 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। तो यदि इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया है तो पार्टियों को समझौता भी करना पड़ेगा। अब देखिए यदि पिछले फॉर्मूले पर ही बात होती है कि यदि 121 सीटें बीजेपी को मिलती है और 122 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिलती है, तो वैसी स्थिति में 122 में से जनता दल यूनाइटेड मांझी को भी सीट देगी। जनता दल यूनाइटेड के जिम्मे ही उपेंद्र कुशवाहा को लगाया जाए, क्योंकि लौकुश समीकरण जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट रहता है और जनता दल यूनाइटेड का उस पर दावा भी बनता है। तो उपेंद्र कुशवाहा प्लस जीतन राम मांझी और वीआईपी यदि आएगी तो वीआईपी की पहल भी जनता दल यूनाइटेड ही कर रही है। अशोक चौधरी को लगाया गया है कि वो मुकेश सहनी को एनडीए के पाले में लाए, तो उनको भी सीट देना पड़ेगा। तो 122 सीटों में यदि आप देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी और जीतन राम मांझी इनको सीट दिया जाए तो किसी भी हालत में जनता दल यूनाइटेड 90-95 पर जाकर उनकी सीटें सिमट जाएगी, उससे ज्यादा तो देना ही पड़ेगा। जीतन राम मांझी को 7 सीटें देनी पड़ेगी कम से कम, जो पिछला बार चुनाव लड़े थे, हालांकि उनका डिमांड ज्यादा है। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा जो कभी एनडीए के बड़े साझेदार हुआ करते थे, 3-3 सांसद उनके 14 में थे, उसके बाद 23 सीटों पर वो लगभग चुनाव लड़े थे एनडीए के साथ जब मिलकर। तो अब जो यदि उनको देना है तो 23 सीट नहीं, फिर भी एक सम्मानजनक सीटें तो देनी ही पड़ेगी। तब कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड के पास क्या बचेगा। उसी तरह बीजेपी में देखिए तो बीजेपी भी यदि
अपना सीटों को देती है तो उसके कोटे में चिराग पासवान है। चिराग पासवान के 6 सांसद हैं, कम से कम 30 सीटों पर दावेदारी तो उनकी बनती ही बनती है। हालांकि उनका डिमांड 40 से ज्यादा सीटों का है। कम से कम वो चाहते हैं कि कम से कम हर लोकसभा क्षेत्र में एक विधायक उनका बने। तो वैसी स्थिति में यदि 100 सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ना होगा तो 21 सीटें बच जाती हैं। तो 21 में चिराग पासवान को एडजस्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, यदि कुछ और सीटें दे देती है तो 90-95 के आसपास बीजेपी भी चुनाव लड़ सकती है। तो एक फॉर्मूला ये बन सकता है कि 95 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी चुनाव लड़े और बाकी अपने सहयोगियों को सेट करें। देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत ये भी आने वाला है कि यदि सीट शेयरिंग का पूरा मामला सेट हो जाता है तो उसके बाद सीटों पर जब बात आएगी तो चिराग पासवान के जो सीट है वो कौन सीट है जिसपे वे दूसरे नंबर पे रहे थे। लगभग 1 दर्जन से ऐसे अधिक सीट है जहां पे चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। तो वे सभी सीटें जनता दल यूनाइटेड की सीटें हैं, जहां पे जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पर थी और चिराग पासवान की पार्टी जो है कई जगह पे तीसरे नंबर पे थी, या जहां पे ये दूसरे नंबर पे लोजपा गई वहां जनता दल यूनाइटेड लड़ रहा था, वो तीसरे नंबर पे चले गए। तो फिर जनता दल यूनाइटेड से भी सीटों के लिए संघर्ष होगा और फिर बीजेपी को फिर उसमें पहल करके अपनी सीटों का अदला बदली करना पड़ेगा। तो मामला वो भी पेचीदा है। तो सीट शेयरिंग का ये पूरा मामला जो है एनडीए में वो फंसा हुआ है और इसी सीट शेयरिंग में नीतीश कुमार अपनी बढ़त चाहते थे, अपनी दबदबा चाहते थे और इसलिए वो चुप थे। और चुप्पी वो ऐसे वक्त में साधे थे जब आरजेडी के तरफ से उन्हें बुलावा आ रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस भी उनको बुला रही है। देखिए वक्त की को कैसे नीतीश कुमार साधते हैं। मनमोहन सिंह की मौत के बाद, हालांकि मनमोहन सिंह उनके काफी करीब रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन वो गए श्रद्धांजलि देने। लेकिन राजनीति में कई इशारे ऐसे होते हैं जिन इशारों को करके राजनीति करने वाले राजनीति कर लेते हैं, अपनी गोटी साध लेते हैं। तो नीतीश कुमार गए दिल्ली में, अपना इलाज भी कराने गए, मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने भी गए और उसी बहाने अपनी गोटी भी सेट करने गए। लेकिन अब तेजस्वी का एक बयान जो ये है, तेजस्वी यादव ने जो ऐन मौके पर दिया है, वो भी जानबूझकर, मुझे जो लगता है तेजस्वी यादव भी राजनीति को समझते हैं। इसके पीछे का कुछ कारण भी हो सकता है। केवल घाटा तेजस्वी ही क्यों सहे। बिल्कुल, जब देखे कि चाचा जब साथ देंगे ही नहीं तो चाचा को कुछ डैमेज भी करो, ताकि यदि मुख्यमंत्री बनना है तो नीतीश कुमार की कुर्सी को ही लेकर बनना है, तो मानकर तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री बनाए या तेजस्वी यादव को चाचा से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीननी हो, दोनों स्थिति में तेजस्वी यादव को चाचा से लड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसके बाद नीतीश कुमार थोड़ा बैकफुट पे आएंगे। लेकिन अब देखिए बिहार की राजनीति में कब क्या होगा। और तेजस्वी यादव के बयान के बाद भले ही लोगों को लग रहा हो कि चाचा थोड़ा पीछे चले गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और जब जब ये लोग मान कर चलता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं तभी वो मजबूत हो जाते हैं। तो असल में खेला क्या होगा और उस खेला के पीछे क्या चीज चल रहा है, इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बिहार में कई तरह की गतिविधियां चल रही हैं। राज्यपाल बदले गए हैं, राज्यपाल जो नए वर्ष में आने वाले थे वो पहले ही आ गए हैं। मुख्यमंत्री जो एक दिन बाद दिल्ली से चलने वाले थे, ठंड भरे इस मौसम में वो रात को पहुंच गए। तो आखिर होना क्या है बिहार की राजनीति में, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी थोड़ा संयम हम लोगों को भी बरतना पड़ेगा और हमारे दर्शकों को भी थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, देखना पड़ेगा धैर्य के साथ। क्योंकि बिहार की राजनीति में चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उन चर्चाओं के बाद राजनीति कैसे चलती है वो सब आप जानते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देसी अड्डा को देखते रहिए। जी, तो हलचल तो है, चर्चाएं भी हैं,
अब इस पर पूर्ण विराम कैसे लगता है और कब लगता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।